तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक माइनिंग साइट से होती है, जहां लोग मिट्टी और धूल में लथपथ होकर लगातार मेहनत कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक आदमी था जिसका नाम क्रिस्टोफर था, और उसके साथ उसका बेटा भी मौजूद था। दोनों के बीच कुछ बातें चल रही थीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद बातचीत खत्म हुई और क्रिस्टोफर आगे बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक कंटेनर के पीछे से एक अजीब सा जीव बाहर निकला और पल भर में उसने क्रिस्टोफर के बेटे को अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही सेकंड बेटे की चीख की आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही क्रिस्टोफर घबराकर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका बेटा एक काले और गहरे गड्ढे के किनारे लटक रहा था। ये देखकर क्रिस्टोफर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने लगा। लेकिन तभी एक दूसरी रहस्यमयी शक्ति ने अचानक क्रिस्टोफर पर हमला कर दिया और उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। धक्का लगते ही क्रिस्टोफर का सिर जमीन से टकराया और उसे गहरी चोट लग गई। तभी उसकी आंखों के सामने अपने बेटे का खून से सना और चोटों से भरा चेहरा घूमने लगा। और इससे पहले कि वो दोबारा उठकर अपने बेटे को बचा पाता, एक भयानक और अंधेरी ताकत ने उस मासूम लड़के को नीचे गहराई में खींच लिया। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है, जहां हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एरियाना था। एरियाना शुम हिल्स के बारे में पुराने लेख और खबरें इकट्ठा कर रही थी। शुम हिल्स वही जगह थी जहां उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को खोया था। तभी उसके फोन पर डैरेन नाम के एक व्यक्ति का वॉइसमेल आता है। उस संदेश में डैरेन बताता है कि वे लोग अगले दिन उससे मिलेंगे, और इतना कहकर रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। वॉइसमेल सुनने के बाद एरियाना कुछ तस्वीरें निकालती है और उन पर नाम व जानकारी लिखकर उन्हें अलग अलग तरीके से मार्क करने लगती है। वो शुरुआत डैरेन की फोटो से करती है, जिससे साफ हो जाता है कि वो इन लोगों की पहले ही जांच पड़ताल कर चुकी थी। इससे ये भी समझ आता है कि एरियाना एक सतर्क और समझदार लड़की थी, जो बिना पूरी तैयारी के कोई कदम नहीं उठाती थी। फिर अगले दिन एरियाना उसी टीम के साथ शुम हिल्स की तरफ निकल पड़ी। इस टीम में डैरेन के साथ उसके दोस्त शॉन, टेरी और जेम भी शामिल थे। डैरेन एक वैज्ञानिक था और बाकी उसके साथी थे, जो इस खतरनाक सफर में उसके साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एरियाना से पूछा कि उनसे पहले कितने लोग शुम हिल्स को ढूंढने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन एरियाना ने बड़ी सफाई से उनकी बात वहीं रोक दी। उसने साफ कहा कि वो अपने क्लाइंट्स की निजी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकती। दरअसल शुम हिल्स मैप से पूरी तरह गायब हो चुका था और किसी को भी नहीं पता था कि वहां रहने वाले लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था। यही वजह थी कि उस जगह का नाम सुनते ही हर कोई उत्साहित हो जाता था। उन्हीं लोगों में से एक था टेरी। टेरी सबसे ज्यादा उत्साहित था, लेकिन वो लगातार शिकायत भी कर रहा था कि शुम हिल्स का कोई सही मैप मौजूद नहीं है और जिस सड़क पर वे चल रहे थे उसका नाम तक नहीं था। इसी बात पर जेम और टेरी के बीच हल्की बहस शुरू हो गई। जेम ने टेरी पर शक करते हुए कहा कि वो अजीब व्यवहार कर रहा है और शायद एरियाना पर भरोसा नहीं कर रहा। अपनी बात सही साबित करने के लिए टेरी ने कहा कि वो बस मदद करना चाहता है। फिर उसने माहौल बदलने के लिए एरियाना से पूछ लिया कि क्या वो किसी चीज में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन एरियाना ने कटाक्ष करते हुए जवाब दिया कि अगर वो सच में मदद करना चाहता है तो उसे बस शांत रहना चाहिए। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद एरियाना ने एक दुकान के पास गाड़ी रोकी ताकि वो कुछ जरूरी सामान ले सके। वो गाड़ी से उतरी और बाकी लोगों से कहा कि वे यही रुकें, और खुद अंदर चली गई। लेकिन लंबी ड्राइव के कारण टीम के बाकी लोग भी बाहर निकल आए और ताजी हवा लेने लगे। इसी दौरान डैरेन शॉन के पास गया, क्योंकि शॉन पूरे रास्ते बहुत शांत बैठा हुआ था। डैरेन ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। शॉन ने सिर हिलाकर हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके हाथ में एक काला पत्थर था जिस पर क्रॉस बना हुआ था, और वो उसे बहुत कसकर पकड़े हुए था, जैसे वो किसी डर से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ जब एरियाना दुकान के अंदर गई तो उसने देखा कि वहां कांच के जार में कुछ अजीब चीजें रखी हुई थीं। ऊपर से दुकान का माहौल भी काफी अंधेरा और डरावना सा लग रहा था, लेकिन एरियाना ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया। उसने वहां से पानी और गाड़ी के लिए कुछ कूलेंट खरीदा और फिर दुकान के मालिक से शुम हिल्स का रास्ता पूछ लिया। लेकिन जैसे ही दुकान वाले ने शुम हिल्स का नाम सुना, वो अचानक टेंशन में आ गया। उसके साथ काम करने वाला दूसरा आदमी भी अजीब तरीके से एरियाना को घूरने लगा। कुछ पल के लिए दुकान वाले ने अनजान बनने की कोशिश की और सिर हिलाकर कहा कि उसने उस जगह का नाम कभी नहीं सुना। लेकिन जब एरियाना ने फिर जोर देकर पूछा तो उसने चेतावनी भरे अंदाज में उसे वापस लौट जाने को कहा। उसने बताया कि अगर वो अभी पीछे चली गई तो सुरक्षित रहेगी। उसके शब्दों से साफ लग रहा था कि एरियाना जिस जगह जाना चाहती है वो बेहद खतरनाक है। इसके बाद एरियाना दुकान से बाहर निकलकर वापस गाड़ी में आ गई, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि दुकान वाला किसी को फोन करके उनके आने की खबर दे रहा था। जब टीम ने एरियाना से रास्ते के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया और कहा कि वे लोग अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यहीं साफ हो गया कि एरियाना सिर्फ एक साधारण गाइड नहीं थी, बल्कि उसके अंदर कोई छिपा मकसद भी था। अब जैसे ही वे आगे बढ़े, शॉन अचानक बेचैन हो गया और उसने घबराते हुए कहा कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए। इसी बात को लेकर शॉन और डैरेन के बीच कुछ बहस हुई, जिसमें शॉन लगातार इस बात के संकेत दे रहा था कि वहां कुछ ऐसा मौजूद है जो असल में होना ही नहीं चाहिए था।
ऐसा लग रहा था कि वो किसी वैज्ञानिक चीज, किसी रहस्य या किसी ऐसे सबूत की बात कर रहा था जिसे लेकर वो अंदर से डर चुका था। उसी समय अचानक एक दूसरी कार उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब ये एरियाना ने ये देखा तो उसे शक हो गया कि वो गाड़ी उनका पीछा कर रही है। इस शक को पक्का करने के लिए उसने गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़कर एक अलग रास्ता पकड़ लिया और कुछ ही मिनटों बाद उसे पूरी तरह कंफर्मेशन मिल गई कि वो कार सच में उनका पीछा कर रही थी। ये देखते ही एरियाना ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। गाड़ी के अंदर बैठे बाकी लोग डर गए और उससे धीरे चलाने को कहने लगे, लेकिन एरियाना ने किसी की नहीं सुनी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि पीछा करने वाली कार ने अचानक स्पीड कम कर दी। तभी एरियाना ने तुरंत एक साइड रोड पकड़ ली और चालाकी से रास्ता बदल दिया, जिससे वो पीछा करने वाली कार आगे निकल गई। अब एरियाना को समझ आ गया कि वे लोग उन्हें सड़क से हटाने या किसी गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उसने अंदाजा लगाया कि जिस जगह पर वो कार धीमी हुई थी वही असली सही पॉइंट था, क्योंकि वही जगह वे लोग चाहते थे कि ये टीम बिना ध्यान दिए पार कर जाए। इसके बाद एरियाना ने गाड़ी वापस मोड़ दी। फिर एरियाना ने टीम के सभी सदस्यों से कहा कि वे ध्यान से देखें कि कहीं कोई नया रास्ता, कोई अलग मोड़ या जंगल के अंदर कोई खुली जगह नजर आए। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच बिजली की बाढ़ जैसी फेंसिंग दिखाई दी, जो साफ संकेत दे रही थी कि वे अब एक प्रतिबंधित और रहस्यमयी इलाके के बहुत करीब पहुंच चुके थे। फिर वे लोग धीरे धीरे उस फेंस के पास पहुंचे। डैरेन जैसे ही गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही एरियाना ने समय रहते उसे रोक लिया। उसने उसे याद दिलाया कि ये एक इलेक्ट्रिक फेंस है और अगर उसने इसे छू लिया तो उसे बहुत खतरनाक शॉक लग सकता है। ये देखकर शॉन की बेचैनी और बढ़ गई। उसने चिंता जताई कि जंगल के बीचों बीच कोई इतनी खतरनाक फेंस आखिर क्यों लगाएगा। शॉन को साफ लग रहा था कि कोई उन्हें अंदर आने से रोकना चाहता है, लेकिन डैरेन और बाकी लोगों ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और बस ये सोचने लगे कि किसी तरह फेंस के अंदर कैसे घुसा जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एरियाना पहले से तैयार थी। उसने अपने बैग से एक रस्सी निकाली और बड़ी सावधानी से ऐसा रास्ता बनाया जिससे वे फेंस के ऊपर से निकल सकें। इसके बाद एक एक करके सभी लोगों ने उसी तरकीब को फॉलो किया और किसी तरह फेंस पार करके अंदर घुस गए। आगे बढ़ते ही उन्हें शुम हिल्स की छोड़ी हुई पुरानी खदान दिखाई दी। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और रास्ते में छोटे छोटे सैंपल भी इकट्ठा करते गए ताकि बाद में उनके बारे में जांच की जा सके। रात होने से पहले उन्हें एक शांत झील के पास रुकने के लिए एक सही जगह मिल गई, जहां उन्होंने अपना कैंप लगा लिया। कैंप लगने के बाद सभी लोग आग के पास बैठ गए और शुम हिल्स के बारे में बातें करने लगे। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बताने लगा कि ये जगह अचानक कैसे गायब हो गई थी। जहां डैरेन ने कहा कि शायद शुम हिल्स में कोई बड़ा सिंकहोल बन गया था और संभव है कि उसी से जहरीली गैस निकली हो जिसने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया हो। इससे साफ हो गया कि उनमें से किसी को भी असल सच्चाई नहीं पता थी और सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन शॉन इस सिंकहोल वाली बात से संतुष्ट नहीं था। उसने रूस की एक घटना का जिक्र किया जहां साइबेरिया में करीब 1 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। उसने बताया कि जब उसमें माइक्रोफोन डाला गया था तो अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई दी थी, जैसे कोई चीख रहा हो। डैरेन ने इस बात को बेकार और बिना आधार वाली बात मानकर टाल दिया। इसी वजह से बात धीरे धीरे बहस में बदलने लगी। लेकिन शॉन लगातार उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि शुम हिल्स के पीछे सिर्फ कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा और खतरनाक रहस्य भी छिपा हो सकता है। मगर डैरेन को ये सब सुनकर चिढ़ होने लगी। वो ये मान ही नहीं पा रहा था कि उसकी वैज्ञानिक टीम का एक साथी इतनी अंधविश्वास वाली बातें कर रहा है। यही सोचकर वो गुस्से में उठकर वहां से चला गया। इसी बीच जंगल के दूसरी तरफ 3 लोग पहुंचे। उनमें एक लड़की थी जिसका नाम शेल्बी था और उसके साथ 2 आदमी भी थे। वे लोग उस जगह इसलिए आए थे क्योंकि फेंस का एक हिस्सा टूट गया था जिसे उन्हें ठीक करना था। शुरुआत में तीनों थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये किसी इंसान की हरकत तो नहीं थी। उनमें से एक आदमी झुककर तारों को ध्यान से देखने लगा। उसने कुछ देर जांच करने के बाद बताया कि तार काटा नहीं गया था, बल्कि उसे खींचकर अलग किया गया था। ये सुनकर वे सोचने लगे कि शायद किसी जानवर ने ऐसा किया होगा, लेकिन फिर भी तीनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे उन्हें लग रहा हो कि किसी भी पल कोई भयानक चीज अंधेरे से निकलकर उन पर हमला कर देगी। इसके बाद उनमें से एक आदमी टॉर्च लेकर आसपास देखने लगा। वो काफी कांप रहा था और डरते डरते आगे बढ़ रहा था। तभी उसके रेडियो पर कॉल आई और उसने कहा कि अगर उसे कोई सुराग मिला तो वो वापस संपर्क करेगा। कॉल खत्म होते ही वो और आगे बढ़ा और उसे वह टूटी हुई फेंस दिखाई दी जो एक सिंकहोल के पास गिर गई थी। वहां फेंस में एक छोटा सा छेद भी बना हुआ था। वो आदमी धीरे धीरे उस छेद के पास गया और तभी उसे अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। जिज्ञासा में उसने अपना कान उस छेद के पास लगा दिया ताकि वो आवाज साफ सुन सके। लेकिन तभी उस छेद के अंदर से एक अजीब और डरावना जीव बाहर निकला और अचानक उस आदमी पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उस जीव ने उसे मार डाला और वो वहीं तड़पकर खत्म हो गया। दूसरी तरफ फेंस के पास शेल्बी की टीम तार ठीक करने में लगी हुई थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी।
उस गाड़ी से क्रिस्टोफर बाहर निकला। ये वही आदमी था जिसने कहानी की शुरुआत में अपने बेटे को खोया था। उसने आते ही शेल्बी और उसके साथियों से एरियाना और उसके ग्रुप के बारे में पूछा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला था कि वे लोग फेंस के अंदर घुस चुके हैं। शेल्बी की टीम ने क्रिस्टोफर को बताया कि उन्होंने उन्हें डराने के लिए कुछ किया है, इसलिए शायद वे लोग यहाँ से निकल गए होंगे। लेकिन क्रिस्टोफर पूरी तरह सतर्क रहा। उसने उन्हें साफ आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में नहीं चाहता कि कोई भी उस इलाके के अंदर आए। फिर अगले दिन एरियाना और उसकी टीम ने अपना सफर आगे जारी रखा। जंगल में चलते हुए उन्हें एक अजीब चीज मिली, जो आमतौर पर फिल्म स्टूडियो में आवाज रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली साउंड प्रूफ फोम होती है। ये देखकर डैरेन हैरान रह गया और सोचने लगा कि इतनी बड़ी और खुली जंगल वाली जगह में आखिर किस चीज की आवाज दबाने के लिए ये फोम लगाई गई होगी। इसी सोच के साथ वे लोग आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में उन्हें शुम हिल्स का विशाल सिंक होल दिखाई दे गया। वे लोग उसे करीब से देखने ही वाले थे कि तभी वही कार वहां आ गई जो पहले दिन उन्हें फॉलो कर रही थी। ये देखकर सभी लोग तुरंत छिप गए। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, तब वे उस सिंक होल को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग एक छोटी सी उजड़ी हुई जगह पर पहुंच गए। वहां की चीजों पर जंग लगी हुई थी और साफ लग रहा था कि वो जगह कई सालों से खाली पड़ी थी। ये देखकर सभी लोग उस तरफ बढ़ गए। उन्होंने वहां एक घर जैसा स्ट्रक्चर देखा जो किसी पुरानी दुकान जैसा लग रहा था और फिर वे सभी अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सा धुआं और कोहरा भरा हुआ महसूस हुआ। वे हर चीज को ध्यान से देखते जा रहे थे और साथ साथ कैमरों से रिकॉर्ड भी कर रहे थे ताकि इस रहस्यमयी जगह का हर सबूत उनके पास रहे। इसी दौरान एरियाना की नजर दुकान के अंदर बने एक दरवाजे पर पड़ी। उसने धीरे से उसे खोला और दरवाजा खुलते ही सामने वही खदान वाला इलाका दिखाई दिया जिसे वे ढूंढने आए थे। वहां पूरा शुम हिल्स का माइनिंग एरिया कई छोटे बड़े सिंक होल से भरा हुआ था। उन गड्ढों के अंदर से धुआं निकल रहा था और कई जगहों पर फेंसिंग भी लगी हुई थी, जैसे किसी ने इस इलाके को जानबूझकर बंद कर रखा हो। थोड़ा आगे बढ़ते हुए वे लोग सबसे बड़े सिंक होल के पास पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उसके चारों तरफ कई इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई थी। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें फेंस हटाकर अंदर की सच्चाई पता करनी होगी। फिर वे एक स्कैनर और कैमरा तैयार करने लगे ताकि उसे सिंक होल के अंदर डालकर वहां की रिकॉर्डिंग और जांच की जा सके। टेरी जब हेडफोन लगाकर जांच कर रहा था, तभी उसे अचानक एक बहुत तेज और भारी आवाज सुनाई दी। वो घबरा गया और उसने तुरंत हेडफोन उतार दिए। लेकिन जैसे ही उसने हेडफोन हटाए, वही रहस्यमयी आवाज बाकी लोगों को भी साफ सुनाई देने लगी। अब सब लोग ध्यान से सुनने लगे और उन्हें ऐसा लगा जैसे नीचे से किसी जानवर की दहाड़ और गूंजती हुई डरावनी आवाजें आ रही हों। ये सुनकर सबके मन में एक ही सवाल उठने लगा कि आखिर ये आवाजें किसकी थीं। इसी बीच टेरी का पैर गलती से कैमरे की रस्सी में उलझ गया और अगले ही पल किसी अनजान ताकत ने उसे जोर से खींच लिया और वो सीधे उस सिंक होल के अंदर गिरता चला गया। ये देखकर बाकी सब लोग घबराकर दौड़ते हुए गड्ढे के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे कुछ कर पाते उससे पहले ही टेरी खून से सना हुआ अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीखें, रोने और मदद मांगने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन कुछ ही पलों में वो गहराई में पूरी तरह गायब हो गया। टेरी के गायब होते ही एरियाना और जेम ने उसे बचाने के लिए नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें चारों तरफ से जानवरों जैसी गुर्राहट सुनाई देने लगी, जिससे उनका डर और बढ़ गया। फिर भी उन्होंने हर तरफ खोजबीन की, लेकिन टेरी कहीं नजर नहीं आया, मानो वो उस अंधेरे में पूरी तरह निगल लिया गया हो। उधर ऊपर उसी समय एक अजनबी आदमी वहां आ गया। जब उसने देखा कि खदान का गड्ढा खुला हुआ है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और सबको सख्ती से चेतावनी दी कि वे उस गड्ढे के पास दोबारा ना आएं। डैरेन और शॉन ने उसे समझाने की कोशिश की और बताया कि उनका साथी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन वो आदमी उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, उसने सिंक होल को बंद करने के लिए रस्सी काटने तक की कोशिश करने लगा। ये देखकर मजबूरी में शॉन ने पास से एक पत्थर उठाया और उस आदमी के सिर पर जोर से मार दिया। पत्थर लगते ही वो आदमी लड़खड़ा गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिंक होल के अंदर एरियाना को जल्दी ही समझ आ गया कि ऊपर वाली रस्सी काटी जा रही है। ये देखकर वो घबरा गई और उसने जेम के साथ तुरंत ऊपर चढ़ने का फैसला किया ताकि बाहर की स्थिति समझ सके। जैसे तैसे दोनों ऊपर निकले तो उन्होंने देखा कि वही अजनबी आदमी बेहोश पड़ा था। हालात बिगड़ते देख वे लोग बिना समय गवाए वहां से निकल पड़े और उस अजनबी की कार लेकर भाग गए। बाहर निकलते ही शॉन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने डैरेन को दोष देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये सब डैरेन की अजीब और खतरनाक खोज की वजह से हुआ है। इसी बात पर दोनों के बीच तेज बहस छिड़ गई और शॉन ने सवाल किया कि आखिर इस बेकार से एडवेंचर को फंड करने वाली कंपनी कौन थी। डैरेन जवाब देने ही वाला था कि तभी उनकी कार रास्ते में एक गहरे गड्ढे में फंस गई। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो एरियाना ने साफ कहा कि अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ेगा।
दूसरी तरफ खदान वाले इलाके में वो अजनबी आदमी होश में आ गया। उसने देखा कि रात होने वाली है, जिससे वो घबरा गया और तुरंत अपने स्टेशन पर फोन करके अपनी टीम को सारी बात बताने लगा। लेकिन कॉल खत्म होते ही अचानक एक डरावना जीव उस पर टूट पड़ा और उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले गया। इधर एरियाना, डैरेन, शॉन और जेम्स सावधानी से जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक किसी जीव की तेज और डरावनी चीख पूरे अंधेरे में गूंज उठी। ये सुनते ही सभी लोग बुरी तरह डर गए और उन्होंने तय किया कि वे अपनी टॉर्च बंद रखेंगे ताकि उनकी मौजूदगी किसी को पता न चले। इसके बाद उन्होंने नाइट विजन का इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। लेकिन तभी अचानक एक भयानक जीव सामने आ गया और उसने कुछ ही सेकंड में शॉन को पकड़ लिया। ये देखकर एरियाना, डैरेन और जेम किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलने में सफल हो गए। भागते भागते उनकी किस्मत चमकी और अंधेरे में उन्हें एक ट्रक मिल गया जो उन्हें वहां से बाहर ले जाने के लिए आया था। लेकिन शॉन बच नहीं पाया और वहीं उसी जंगल में फंसकर रह गया। इसके बाद एरियाना, डैरेन और जेम तीनों किसी तरह क्रिस्टोफर के बेस पर पहुंच गए। वहां मौजूद एक आदमी उन्हें एक कमरे तक लेकर गया और शेल्बी ने उन्हें सख्ती से आदेश दिया कि वे चुपचाप वहीं बैठें और कोई हरकत न करें। एरियाना ने कमरे में बैठते ही आसपास ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे कुछ कागजों और अजीब तस्वीरों पर पड़ी, जिनमें उन खतरनाक जीवों की फोटो लगी हुई थी। वहीं उसे क्रिस्टोफर के बेटे की भी एक तस्वीर दिख गई। ये देखकर एरियाना का शक और गहरा हो गया, क्योंकि उसे साफ लगने लगा कि ये सब किसी पुराने और बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ था। कुछ ही देर बाद क्रिस्टोफर खुद उस कमरे में आ गया। शेल्बी ने उसे खान और डेल के मौत के बारे में बताया, यानी वही आदमी जिसकी कार एरियाना का ग्रुप लेकर भागा था। डैरेन ने यह नाम सुनते ही याद किया कि वो आदमी माइनिंग कंपनी के संस्थापकों में से एक था। जब डैरेन ने उससे इस बारे में सवाल किया तो जवाब मिला कि ये सब पुरानी बातें थीं और अब वो सिर्फ इस इलाके की निगरानी करने वाला आदमी रह गया था। इसके बाद डैरेन ने क्रिस्टोफर से पूछा कि वो यहाँ आखिर क्यों है। तब क्रिस्टोफर ने बताया कि वो उन लोगों की रक्षा करता है जो गलती से यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन एरियाना शुम हिल्स के रहस्य को समझने के लिए बेचैन थी, इसलिए उसने क्रिस्टोफर से साफ और सीधा जवाब मांगा। तब क्रिस्टोफर ने बताया कि इस जगह को लेकर अलग अलग लोगों की अलग सोच थी। कुछ लोगों को ये जगह एक शापित और खतरनाक गड्ढा लगती थी, जबकि कुछ इसे किसी तरह की सजा या किसी अधूरी दुनिया का हिस्सा मानते थे। क्रिस्टोफर अभी आगे कुछ और समझाने ही वाला था कि तभी शेल्बी के रेडियो पर एक जरूरी मैसेज आ गया। उस मैसेज में बताया गया कि वे राक्षसी जीव अब पूरे इलाके में फैल चुके हैं। ये सुनते ही शेल्बी का गुस्सा बढ़ गया और उसने डैरेन के ग्रुप से आक्रामक तरीके से लोकेशन पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि वही लोग सिंकाहोल खोलकर आए थे और उसी की वजह से वे जीव बाहर निकल आए थे। डैरेन ने बिना देर किए तुरंत लोकेशन बता दी। इसके बाद क्रिस्टोफर ने सबको आदेश दिया कि उन्हें जल्दी से वहां पहुंचकर सिंकाहोल बंद करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये कहते ही सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए और क्रिस्टोफर अकेला वहीं रह गया। रास्ते में शेल्बी के एक साथी ने रेडियो पर चेतावनी दी कि वे जीव आसपास मौजूद हैं और आगे बढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। तभी एक आदमी ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को आगे कर दिया ताकि वो उन जीवों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और बाकी लोग भागकर एक घर में छिप जाएं। जैसे ही सभी लोग घर के अंदर पहुंचे, शेल्बी ने उन्हें उन खतरनाक जीवों के बारे में जरूरी जानकारी दी। उसने बताया कि वे जीव आवाज की तरफ खिंचते हैं और उनके शरीर में अजीब टेंटिकल्स होते हैं। शेल्बी ने साफ कहा कि जैसे ही वे टेंटिकल्स किसी इंसान को छूते हैं तो उनका शरीर सुन्न पड़ जाता है और इंसान को लकवा मार देता है। इसी वजह से उसने सबको सख्त हिदायत दी कि किसी भी हालत में उन्हें उन जीवों के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन तभी वे राक्षसी जीव वहां भी हमला करने पहुंच गए। अब सबके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, इसलिए वे मजबूरी में भागकर बगल वाले कमरे से जुड़े एक अंडरग्राउंड टनल में उतर गए। टनल के बीच में पहुंचते ही शेल्बी ने खुद को बाकी लोगों से अलग कर लिया ताकि वो उन जीवों को अपनी तरफ खींचकर बाकी लोगों को बचा सके। इसके बाद एरियाना, डैरेन और जेम आगे बढ़ते रहे, लेकिन कुछ ही समय में वे फिर से उन्हीं खतरनाक जीवों के सामने आ गए। खुद को बचाने के लिए जेम ने एक ग्रेनेड निकालकर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जीव ने बीच में ही उसे पकड़ लिया, जिसकी वजह से ग्रेनेड उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर गया और अगले ही पल ग्रेनेड फट गया और धमाके में जेम बुरी तरह घायल हो गया। उसी हालत में वो जीव उसे उठाकर अपने साथ घसीटते हुए ले गया। अब वहां सिर्फ एरियाना और डैरेन बचे थे, जो इस खतरनाक जगह में आखिरी दो लोग रह गए थे। लेकिन डैरेन पूरी तरह टूट गया और घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वो अपराध बोध से भर चुका था, इसलिए उसने आखिर में एरियाना के सामने सच बता दिया। उसने बताया कि एक प्राइवेट कंपनी शुम हिल्स की खदान पर कब्जा करना चाहती थी और उन्हीं लोगों ने उसे पैसे देकर इस खदान की खोज करने का ऑफर दिया था। डैरेन को पता था कि ये सब बेहद खतरनाक हो सकता है, फिर भी उसने पैसों के लालच में अपनी टीम को इस मिशन के लिए तैयार कर लिया। ये सब सुनकर भी एरियाना ने हार नहीं मानी।
उसने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते उसने डैरेन से वादा किया कि वो वापस आएगी और उसे बचाकर जरूर ले जाएगी। इसी दौरान क्रिस्टोफर अपनी टीम के साथ फेंस के पास पहुंच चुका था। वे लोग पहले से तैयार थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब वे जीव फेंस पार करने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे ही फेंस गिरने लगा, क्रिस्टोफर ने तुरंत अपने लोगों को गोली चलाने का आदेश दिया और अगले ही पल सभी ने उन जीवों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उधर दूसरी तरफ एरियाना लगातार भाग रही थी और किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। भागते भागते वो टनल से बाहर निकल गई और फिर एक जगह छिप गई, क्योंकि उसे उन जीवों की डरावनी आवाजें अपने बेहद पास आती महसूस हो रही थीं। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि वे जीव वहां से चले गए हैं, तो वो धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन तभी अचानक एक जीव ने उस पर हमला कर दिया। एरियाना कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस जीव ने उसे पकड़ लिया और वो कैदी बना ली गई। कुछ घंटों बाद जब एरियाना को होश आया तो उसने खुद को डैरेन और शॉन के साथ पाया। उनके सामने एक बेहद बड़ी और भयानक जीव जैसी चीज मौजूद थी, जो देखकर साफ लग रही थी कि वो उन सबकी रानी थी। एरियाना उसे देखकर कांप गई और मन ही मन सोचने लगी कि ये आखिर है क्या। लेकिन शॉन को इसका जवाब पहले से पता था, इसलिए उसने कांपती आवाज में बताया कि ये दुर्लभ जीव चींटियों की तरह एक सिस्टम में रहते हैं, कॉलोनी बनाते हैं और उसी तरह तेजी से फैलते जाते हैं। पर शॉन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक दूसरा जीव वहां आया और उसे पकड़कर रानी के पास घसीट ले गया। फिर बिना किसी देरी के रानी ने शॉन को मारकर खा लिया। इसके बाद एरियाना को भी रानी के सामने लाया गया। रानी जैसे ही उसे नुकसान पहुंचाने वाली थी, एरियाना ने होशियारी दिखाते हुए एक ग्रेनेड उठाया और उसे सीधे रानी के मुंह में डाल दिया। इसके बाद वो तेजी से डैरेन के साथ वहां से भाग निकली। ग्रेनेड के असर से रानी बुरी तरह तड़प गई और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। भागते हुए एरियाना और डैरेन उसी सिंका होल तक पहुंच गए जिसे उन्होंने पहले खोला था। दोनों ने रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन नीचे से बहुत सारे जीव वहां इकट्ठा होने लगे। उन्हीं में से एक जीव रस्सी पर चढ़ने लगा और हमला करने ही वाला था कि तभी डैरेन ने एरियाना को बचाने के लिए रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही डैरेन नीचे गिर गया और देखते ही देखते वे जीव उस पर टूट पड़े। वे उसे बुरी तरह नोचने लगे, जबकि उधर एरियाना किसी तरह ऊपर की तरफ घिसटती हुई बढ़ती रही। जैसे ही वो लगभग ऊपर पहुंच गई, तभी वही दुकान वाला मालिक वहां आ गया जिसने पहले उन्हें चेतावनी दी थी। एरियाना ने डर और मजबूरी में उससे गिड़गिड़ाकर मदद मांगी, लेकिन वो फिर भी रस्सी काटने ही वाला था। तभी क्रिस्टोफर वहां पहुंच गया। उसने उस आदमी को धक्का देकर दूर फेंक दिया और तुरंत एरियाना का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। इसके बाद सिंक का होल से कई जीव बाहर निकलने लगे, लेकिन क्रिस्टोफर की टीम ने बिना वक्त गवाए उन पर आग बरसाई और उन्हें जलाकर राख बना दिया। आखिर में सिंक का होल को फिर से बंद कर दिया गया और पूरे इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया ताकि वे जीव दोबारा बाहर ना आ सकें। फिर अगली सुबह क्रिस्टोफर एरियाना को उसकी गाड़ी तक छोड़ने आया। रास्ते में उसने भारी दिल से बताया कि उन्हीं जीवों ने उसका बेटा उससे छीन लिया था। उसने कहा कि तभी से वो इन राक्षसी जीवों के खिलाफ लड़ रहा है ताकि अपने बेटे का बदला ले सके और किसी और के साथ ऐसा ना हो। फिर क्रिस्टोफर ने एरियाना के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वो यहीं रुक जाए और उसके साथ मिलकर इन जीवों के खिलाफ जंग लड़े। शुरुआत में एरियाना कुछ देर के लिए हिचकिचाई, वो गाड़ी से उतरकर सोचने लगी, लेकिन कुछ पल बाद उसने अपना फैसला बदल दिया और वापस गाड़ी में बैठ गई। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो गई। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।